हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इससे पहले हमने डिस्कस किया है स्पेसिफिक हीट और हमारे पास हीट कैपेसिटी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए हैं। जो इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज हो रही है किसकी, हीट की क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। मीन थर्मल जो टेम्परेचर है दो बॉडी का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको पता है कि हीट जब भी ट्रांसफर होती है जबकि दो बॉडी का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, तो हमारे पास क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर क्या है, हीट एक्सचेंज की हम बात करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि एक तो हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा था पहले। हीट कैपेसिटी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इजी। हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू। हमारे पास ये जो डेल्टा क्यू है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द चेंज इन टेम्परेचर, और उसको फर्दर हमने देखा तो ये आगे जाके हमारे पास जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया था तो हमने यहाँ पर क्या डाला था, एक कांस्टेंट डाला था, दैट कांस्टेंट नोन द कैपिटल सी एंड डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या है कि सी जो है वो क्या है कि हमारे पास कैपिटल सी है जो हीट कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये हमने फार्मूला फाइंड किया था किसके लिए, हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमने फार्मूला फाइंड किया था, दैट उसमें हमने मास अमाउंट को, जो अमाउंट ऑफ बॉडी थी उसको हमने फिक्स कर दिया था। और हीट कैपेसिटी के अंदर जो अमाउंट है हमारे पास क्या है, फिक्स नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो फार्मूला हमने बनाया, दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कैपेसिटी कैन बी इंडिकेट बाय स्मॉल सी। ये हमारे पास बराबर थी डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो ये फार्मूला था हमारे पास किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो यूनिट था, दैट हीट कैपेसिटी भी कहते हैं या इसको हम थर्मल हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। तो हमारे पास क्या है, या थर्मल कैपेसिटी भी कह सकते हैं, हाउ मच हीट कंटेन इन बॉडी, कि कितनी बॉडी के अंदर कितनी हीट कंटेन करी। जितनी हमारे पास टेम्परेचर जिस बॉडी का ज्यादा होगा उतनी उसके अंदर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास सिंपल वर्ड में ये मतलब था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई अमाउंट हमारे पास सब्सटेंस की उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते थे। तो इसका हमारे पास हीट कैपेसिटी का यूनिट था हमारे पास जॉल पर केल्विन, और मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट था हमारे पास जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हमने एम टी या फिर सी डैश के साथ इंडिकेट किया था। और ये हमारे पास इसका जो फॉर्मूला ये क्या है, डेल्टा क्यू ओवर जो अमाउंट है बॉडी को किसमें नंबर ऑफ मोल के साथ दी, ठीक है, डेल्टा टी। तो इसका जो हमारे पास यूनिट था जॉल पर मोल पर केल्विन, ये हमारे पास अमाउंट थी। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी और हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो ये आपको मैंने बताया था कि जो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट है, ये यूनिट हमारे पास किसका होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का होता है। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जब हम गैस लॉ के बारे में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। उसका मीन आर जो है कैपिटल आर, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, जॉल पर मोल पर केल्विन ही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था प्रोवेस्ट। प्रोवेस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर यूज किया था, इनिशिएट किया था कि उस फर्स्ट जो इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया था वो किसने किया था, दैट इनिशिएटेड बाय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रोवेस्ट।
इसका साइंटिस्ट का नाम था, इस साइंटिस्ट ने इस लॉ को फर्स्टली यूज किया था, किसको, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास मटेरियल होगा वो उसमें हमारे पास जो बॉडी होगी, अब बॉडी एक एक बॉडी के दरमियान तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी ना, यहाँ पर क्या है मेनली हमारे पास कितनी, दो बॉडी लेनी पड़ेगी। फॉर सपोज इफ यू कंसीडर कि हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास ये एक हमारे पास बॉडी आ गई, ठीक है, और दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है, दूसरी बॉडी ये आ गई, ठीक है। हम ये हमारे पास एक ब्लू कलर की है बॉडी, दूसरी है रेड कलर की, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बॉडीज हैं। अब कहते हैं कि ये एक सिस्टम के अंदर पड़ी हुई, द सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो हीट जो इन्वॉल्व होगी कि आउटर सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। तो मीन ये बाहर की चीज़ों के साथ कनेक्टेड इंटरेक्ट नहीं करेगी, मीन एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी इसको नहीं दी जाएगी। तो हम कहेंगे तो सिंपल ये जो हमारे पास सिस्टम होगा, दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, कि ये इसमें जो एक्सचेंज जो होगी हीट की वो बाहर से नहीं होगी, सिर्फ इंटरनली ये क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो बॉडी हैं, एक हमारे पास बॉडी ए है, दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है, बी है। हमने दो बॉडी यहाँ कंसिडर किया है, इसमें हमारे पास एक बॉडी है, कौन सी, ए बॉडी है, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, बी बॉडी है। तो दोनों ही हमारे पास बॉडी है, इन दोनों ही क्या है, एक दूसरे के थर्मल कांटेक्ट के अंदर है। जैसे कि अगर हम ये चाय का कप रखते हैं, चाय का कप जो होता है अगर सराउंडिंग के अंदर रखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है कि चाय का टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उसके बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड। क्योंकि फ्लो ऑफ हीट जब भी होता है जब हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो, क्या हो, जो आपने सिंपल कंडीशन लिखी होगी, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हमारे पास क्या होगी, हीट जो होगी ट्रांसफर होगी। तो हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है उसका हायर टेम्परेचर है, ये जो बॉडी है उसका क्या है, टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर है। और ये याद रखें कि यहाँ पर जो है बॉडी जो जहाँ पर पड़ी हुई है ना वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। ए बॉडी का टेम्परेचर हायर है और बी बॉडी का जो टेम्परेचर वो क्या है, लोअर है। तो अभी ये उसी तरह हो गया जैसे चाय के कप का एग्जांपल दिया था मैंने, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम था और चाय के कप का ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या, ए बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का कम है। तो अब क्या है कि ए का अगर ज़्यादा है तो हीट जो फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से, जैसे आपने पढ़ाया क्या है, प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसी तरह से ये यहाँ पे ही क्या होता है, जो हीट एनर्जी जो फ्लो कर रही है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये फ्लो कर रही है फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि जो यहाँ पर ये सिस्टम है विद इन दिस कंटेनर, जो सिस्टम क्या है, थर्मल कांटेक्ट के अंदर है। जब हमारे पास बॉडी जो थर्मल कांटेक्ट में होगी ना तो उसमें क्या होगा, हीट जो ट्रांसफर होगी। अब जो हम बॉडी थर्मल कांटेक्ट में होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ए जो बॉडी क्या है उसका हायर टेम्परेचर है और बी बॉडी जो उसका क्या है, लोअर टेम्परेचर है। ए बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हायर है, और बी बॉडी का टेम्परेचर लोअर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बॉडी क्या करेगी, लॉस करेगी मोर हीट। मीन हम कह सकते हैं ए क्या करेगी, ए बॉडी लॉस द हीट। अगर ए बॉडी हीट को लॉस करेगी तो लॉस करने वाली हीट कहाँ जाएगी, दिस हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी कौन सी है, बी बॉडी है। तो बी बॉडी बेसिकली क्या करेगी, इस हीट को गेन करेगी। मीन बी बॉडी क्या करेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उस हीट को क्या करेगी, गेन करेगी। जैसे जितनी जितनी हीट ये लॉस करेगी और उसको गेन कौन करेगा, यहाँ पर बी बॉडी जो है उसको गेन करेगी। तो इसका जो रिजल्टन हमारे पास क्या बना, रिजल्टन अगर बात करें तो हमारे पास नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी इज इक्वल टू गेन ऑफ द बी बॉडी। जो हीट ए बॉडी लॉस करेगी वो सारी की सारी बी बॉडी उसको गेन कर रही है। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, कि विद इन द आइसोलेटेड सिस्टम जितनी एक बॉडी हीट को लॉस करेगी उतनी हमारे पास बी बॉडी गेन करेगी। तो मीन यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। तो हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड है तो हम यहाँ पर जो है हीट जो ए बॉडी लॉस करी है वो गेन कौन करेगा, बी बॉडी उसको गेन करेगी।
फर्दर आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर रेज करता हूँ और फर्दर यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब क्या है कि ए बॉडी हीट को लॉस कर रही है और हमारे पास बी बॉडी हीट को गेन कर रही है, तो हम कह सकते हैं नेट, इसकी सिंपल वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, नेट लॉस ऑफ हीट, जो हीट उसने लॉस की है, ठीक है, नेट लॉस ऑफ हीट जो है फ्रॉम ए, कहाँ से लॉस हो रही है, फ्रॉम ए बॉडी, क्योंकि ए बॉडी का जो टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर है, ए से हमारे पास क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है, एंड नेट, और गेन कौन करेगा, बी बॉडी उसको गेन करेगी क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, नेट गेन बाय बी बॉडी, जो बी बॉडी क्या करेगी, इस हीट को गेन करेगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या लिया, आइसोलेटेड, अगर सिस्टम आइसोलेटेड ना होता तो क्या होता, तो ये होता है कि जो ए बॉडी है अपनी हीट कुछ जो ट्रांसफर कर दी किसके अंदर, बी बॉडी, क्योंकि वो उसके थर्मल कांटेक्ट में थी, पर कुछ जो एनर्जी थी वो क्या एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाती, सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर कर देती। अगर वो सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकती तो हमें पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस एनर्जी को हमें मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एनर्जी हमारे पास कहाँ पर किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है कि ए बॉडी लॉस, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो ए बॉडी हीट को लॉस करेगी और बी बॉडी उसको सिंपली गेन कर रही है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हीट लॉस बाय इस कॉन्सेप्ट को फर्दर अगर देखें तो हमारे पास आगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन हाउ टू राइट दिस फार्मूला के मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर इस चीज को देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उस चीज को फर्दर मैं आपके सामने लिखता हूँ। हीट लॉस्ट बाय द कोल्ड बॉडी, ओ सॉरी हॉट बॉडी, हीट जो यहाँ पर कौन लॉस कर रहा है, हीट, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखें, हीट लॉस्ट बाय ए विच इज इक्वल टू, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, अगर सिस्टम हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड है, हीट लॉस्ट बाय द ए विच इज इक्वल टू हीट गेन बाय द बी बॉडी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम था, वो हीट को क्या करेगी, गेन करेगी, अकॉर्डिंग टू चाय के कप वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, उसको भी आप ध्यान में रखें तो उसके मुताबिक आप देखें, तो गेन कौन करेगा, बी बॉडी इस चीज को गेन करेगी। तो फर्दर आगे हम कंटिन्यू करें कि हमें हीट लॉस करिए, हीट लॉस करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, क्योंकि अभी लास्ट प्रीवियस को लेक्चर के अंदर मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको फर्दर देख लीजिएगा कि अगर कोई सब्सटेंस हीट लॉस कर रहा है तो मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा। अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तो कुछ देर के बाद वो क्या आएंगी, बॉडी, हमारे पास एक टॉपिक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे आप इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस जब बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है उनका नेट इफेक्ट जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, दो बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेसिकली जब बॉडी थर्मल कांटेक्ट में होती है तो मोस्टली चांसेस होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में भी आ सकती है, मीन आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, वहां पर क्या होगा, बेसिकली एक बॉडी हीट को लॉस करेगी और दूसरी बॉडी हीट को गेन करेगी, और यहाँ पर वो बॉडी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने बॉडी ली है, उसका अमाउंट फिक्स किए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे हीट डेल्टा क्यू, यहाँ पर हमने हीट लॉस की है, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, हीट गेन हो रही है। अब गेन हो रही है दैट इज इक्वल टू हीट जो लॉस होगी उतनी गेन होगी ना, तो यहाँ पर गेन हो रही है, जिस तरह आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, इफ बॉडी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सर्टेन हाइट इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मीन जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर थी उतनी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, अगर एयर रेजिस्टेंस रुकावट उस बॉडी को ऊपर लेके जाने में या नीचे आने में जीरो है, तभी उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगी जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, डेल्टा क्यू, जो हीट लॉस कर रही है बॉडी, गेन कौन कर रहा है, बी बॉडी, हीट लॉस बाय द ए बॉडी, ए बॉडी हीट को लॉस कर रही है और बी बॉडी हीट को क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो अब हमने पढ़ा है डेल्टा क्यू का फार्मूला,
हमने डिस्कस किया दिस फार्मूला इज इक्वल टू, वो फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए एंड द मास ऑफ ए बॉडी एंड डेल्टा टी के चेंज इन टेम्परेचर, जो फॉल हुआ है टेम्परेचर कितना हुआ है उसको देखना है डेल्टा टी, दूसरा हमारे पास क्या है, और डेल्टा टी किसका, ए बॉडी का टेम्परेचर, उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था ए बॉडी का, और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या बना, तो ये हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। तो आगे हमारे पास क्या है, सी बी एम बी एंड डेल्टा टी बी। तो ये फार्मूला हमने किससे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लिया है, सी ए मीन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एंड सी बी मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बी बॉडी। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बॉडी हमारे पास क्या हो रही है, हीट को लॉस कर रही है, और बी बॉडी इसको गेन कर रही है। तो मीन्स यहाँ पर क्या था, बी बॉडी का जो टेम्परेचर, हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली थी, टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी इज लेस देन द टेम्परेचर ए बॉडी। तो टेम्परेचर ए बॉडी का क्या है, ज्यादा था, और बी बॉडी का कम था। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि जो बी बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ है, क्या हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी भी क्या होगा, राइज होगा, क्योंकि ए बॉडी की हीट जो टेम्परेचर हॉट थी, और बी बॉडी हमारे पास एक किस्म से सेंस में लेने कोल्ड थी, उसके टेम्परेचर कम था। तो जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगी तो इनका बी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो इसी चीज को हम हीट लॉस और हीट गेन को मेजर करने के लिए, जो हीट के कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट ऑफ हीट करनी है, तो इस मेजरमेंट ऑफ हीट को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और टॉपिक के ऊपर स्टडी करते हैं, दैट टॉपिक नोन द मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी मटेरियल की है वो कैसे मेजर की जाती है। अगर किसी मटेरियल को कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फर्दर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और आगे मूव करता हूँ। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस, एक किस्म का डिवाइस है, एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है फाइंडिंग द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल या हीट मेजरमेंट की जाती है। कैलोरीमीटर बेसिकली एक हमारे पास हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हैं, या ब्रांच ऑफ हीट भी कह सकते हैं। कैलोरीमीटर जो हमारे पास एक ब्रांच भी बन सकती है, द ब्रांच ऑफ, सिंपल सेंस में ऐसे भी कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ हीट, एक किस्म का हीट की एक ब्रांच है, ठीक है। विच कंसर्न, जो स्टडी किसके बारे में करते हैं, कंसर्न विथ द मेजरमेंट ऑफ, कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर कहा जाता है। ब्रांच ऑफ हीट विच इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट करने के लिए जो हमारे पास एक पार्ट है, कैलोरीमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट भी है, और हमारे पास उसको डिवाइस भी कह लें, या फिर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हीट की मेजरमेंट करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, कैलोरी मीटर कहा जाता है, कैलोरी मीटर। इन अदर सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर जो हमारे पास है उसमें हम मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, या फिर हम कह सकते हैं, आपके बुक में जो उसका टाइटल दिया हुआ है टॉपिक का, दैट नेम ऑफ टाइटल इज मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करती है किसी भी अमाउंट की। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट इंस्ट्रूमेंट नॉन द कैलोरीमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, कैलोरीमीटर है। पहले तो हम कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं, कैलोरीमीटर होता क्या है, किस तरह से उसकी वर्किंग है, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, और कैलोरीमीटर के किस पे कॉन्सिस्ट होता है, ठीक है। उस चीज के बारे में हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। तो कैलोरीमीटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंपल एक वेसल होता है, दिस वेसल इज मेड अप फ्रॉम कॉपर। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक पिंक कलर का एक वेसल बनाता हूँ, जो जिसको आप समझें कि ये क्या है, कॉपर का एक वेसल है, एक कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर आ गया, ठीक है,
दिस कंटेनर इज मेड अप फ्रॉम कॉपर। ये कंटेनर किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, अब ये कंटेनर जो कॉपर से बना हुआ है ये क्या वेसल है? इनक्लोज। और ये जो हमारे पास इनक्लोज होगा विद इन द वुडन बॉक्स। वुडन मीन लकड़ी का एक बॉक्स है जिसके अंदर इसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह लें कि यहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स है जिसके अंदर मैं इसको क्या कर रहा हूँ? फर्दर क्लोज कर रहा हूँ। दिस बिहेव एज ए इंसुलेट। इस कंटेनर को मैंने क्या किया? एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया। जब मैंने इसको इनक्लोज किया है तो ये क्या है? कंटेनर जो है, और अब क्या है कि इनके दरमियान एक बाउंड्री बच गई है। किसके दरमियान? कि कॉपर और कैलोरीमीटर के दरमियान एक गैप बच गया, ये वाला गैप। और इस गैप के अंदर हम क्या डालेंगे? और ये जो इसका जो कवर होगा, दिस इज ए वुडन, ये लकड़ी का बना हुआ होगा। किसका बना होगा? वुडन बॉक्स हम कह लें इसको। वुडन बॉक्स है और इसके अंदर हमने एक वेसल डाला है। वेसल, दिस वेसल इज मेड अप फ्रॉम कॉपर। ये कॉपर से बना हुआ है। जो वेसल है दिस इज मेड अप फ्रॉम कॉपर। ये किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, अब कॉपर से बना हुआ है और उसके बाद क्या करेंगे? नाउ पुट ए सर्टेन इंसुलेटिंग मटेरियल विद इन द गैप ऑफ द कॉपर एंड द वुडन बॉक्स। जो इनके दरमियान ये गैप है ना, ये गैप जो है इनके दरमियान हम क्या करेंगे? एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल आर दोज मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट द हीट। मीन ये सिस्टम एक आइसोलेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है कि बाहर के जो टेम्परेचर है, बाहर का कोई पैरामीटर जो इसके इफेक्टेड ना हो। तभी यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रीन कलर की जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ पर हम क्या डालेंगे? एक इंसुलेटेड मटेरियल। इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटेड मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं? दो मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट द हीट, हीट को कंडक्ट ना करें। तो उन मटेरियल को हम यहाँ पर इसमें कॉपर और वुडन बॉक्स के दरमियान रखेंगे। अब वो हमारे पास क्या होगा? या तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू अवर बुक द इंसुलेटिंग मटेरियल जो होंगे वो क्या होंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कौन कौन से हैं? दीज मटेरियल आर नोन एज, वो हमारे पास पेपर भी हो सकते हैं, पेपर भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास स्ट्रा, स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास या हमारे पास वुडन फिटिंग आती है, या रबर भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल, दीज आर डू नॉट कंडक्ट द हीट। और या फिर हम फोम भी यूज कर सकते हैं। तो ये मटेरियल हमारे पास क्या है? दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच प्लेस इन बिटवीन वुडन बॉक्स एंड द कॉपर कंटेनर। कंटेनर जो कैलोरीमीटर के अंदर होगा। और इसका मतलब क्या है? कैलोरीमीटर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसमें हीट जो लॉस हो रही है वो कम से मिनिमाइज द ऑल लॉस। हम कह सकते हैं कि इसमें जो है हम हीट लॉस को कम से कम करें। मीन हम कह सकते हैं कि द कैलोरीमीटर जो कैलोरीमीटर है इज so designed as to minimize मीन्स कम करना जो भी लॉसेस हो रहे हैं। मिनिमाइज all types of losses, all types of losses। जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनको हम क्या करें? यहाँ पर कम करें। तो उस मटेरियल, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं। अब ये तो हमने कैलोरीमीटर की अरेंजमेंट तो कर दी। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें दैट नोन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? नाउ पुट सर्टेन, एक थर्मामीटर पुट किया जाएगा। थर्मामीटर इसलिए कि इंटरनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, उसका क्या होगा? नाउ इस जो ये कॉपर का कंटेनर होगा इसके ऊपर एक प्लास्टिक का हमें ढक्कन यूज करेंगे दैट नोन द लेड। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड में लेड कहा जाता है। दैट्स कवर ऑफ द कैलोरीमीटर। और इस लेड के अंदर हम क्या करेंगे? दो होल करेंगे। दीज होल, एक होल के अंदर हम क्या डालेंगे? थर्मामीटर पुट करेंगे। वो क्या करेगा? इंटरनल टेम्परेचर, ये ग्रीन लाइन क्या है? टेम्परेचर को मेजर करेगी। और व्हाइट लाइन में यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होती है? बेसिकली इस तरह से एक रॉड बनी होती है। ये रॉड एज स्टेरियर बिहेव करती है, मिक्स करने में हेल्प करती है, जो इसके अंदर हम लिक्विड को फिल करेंगे। ये स्टेरियर है, ये क्या है? मिक्सिंग के लिए काम आती है। किसके लिए बेटा? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, उसको बार बार के यूनिफॉर्मली हमारे पास जो लिक्विड होगा इसके अंदर हीटअप हो, जो मटेरियल इसके अंदर है वो यूनिफॉर्मली
एक पॉइंट के ऊपर ना, ऐसे नहीं कि वो अगर हमारे पास कहीं पर है तो नीचे की ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा उसका टेम्परेचर मिल रहा है तो ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो। ये स्टेज क्या करता है, मिक्सिंग करने में हेल्प देता है कि एक पूरा का पूरा जो लिक्विड होगा यूनिफॉर्मली हमारे पास क्या हो, हीटअप हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने दो होल किए हैं, एक में हमने थर्मामीटर पुट किया है और ग्रीन लाइन यहाँ पर ये क्या बताया, दिस इंडिकेटर थर्मामीटर, ये क्या बता रही है हमारे पास, थर्मामीटर को इंडिकेट करती है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जो है कैलोरीमीटर, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने का मेन फंक्शन क्या हो, लिक्विड, और मेनली हम क्या डालेंगे, लिक्विड जो डालेंगे इस कंटेनर के अंदर डाला जाएगा, फिल विथ वाटर या कोई और हमारे पास लिक्विड है जिसकी हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉन होती है। तो यहाँ पर बेसिकली टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, अगर हमें क्या करना है, कोई मेटल पीस है, मेटल हीट पीस की हमें क्या करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है मेटल पीस की। तो हमारे पास क्या प्रोसेस, हम किस चीज़ को यूज़ करें तो हम मेटल पीस की हीट कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्दर उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक कैलोरीमीटर जो किस पे कॉन्सिस्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ वर्किंग जो इंस्ट्रूमेंट में लगाई जाती हैं फॉर द प्रोसेस टू फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हम फर्दर क्या कर रहे हैं, मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, जो प्रोसीजर हम फाइंड यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम फर्दर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करनी है किसकी, मेटल पीस की। तो उसके लिए हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो आपके सामने रेज करूँगा फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, जो कैलोरीमीटर हमने बनाया है तो कैलोरीमीटर का हमें क्या करना है, मास ऑफ कैलोरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, फर्स्ट जो पैरामीटर हमारे पास क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर जो हमारे पास एज ए बिहेव करेगा, दिस बिहेव एज ए m1। जो मास ऑफ कैलोरीमीटर हमारे पास क्या है, m1 है और इसको हम मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर। और सेकंड मेथड जो है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कैलोरीमीटर मीन वुडन बॉक्स के साथ जो हमारे पास उसका सारों को मास मेजर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ पुट सर्टेन वाटर इनसाइड द कॉपर वेसल। मैंने बताया ना इसके दरमियान सेंटर के अंदर क्या होगा, एक कॉपर का पीस होगा। तो हमें उसका क्या करना है, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर मेजर करना है। क्या करना है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, जो पानी इसके अंदर हमने पुट किया है। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हम मास जो होगा दैट इज m2। और थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर आ गया। और थर्ड पीस में हमें क्या करना है, जिस मेटल पीस, क्योंकि हमें स्पेसिफिक किसकी फाइंड करनी है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल पीस, कोई हमारे मेटल का पीस है जिसकी हमें फाइंड करनी है कि इस मेटल की स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस। ठीक है, तो हमारे पास जो आगे इस स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, एक तो मास ऑफ कैलोरीमीटर हमें है, प्लस हमारे पास क्या करना है कि मास ऑफ वाटर है। ठीक है, प्लस ये कैलोरीमीटर, ठीक है ना, MC कर देता हूँ साथ में। और उसके साथ हमारे पास क्या है, जो मेटल पीस, जो हॉट मेटल पीस जो इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो इनों का मास कंबाइन में करें। तो ये हमारे पास आ गए m3। तो अगर हमें क्या करना है कि इसमें हमें देखना है कि हमने वाटर जो कितना पुट किया है, तो उसमें फोर्थ स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि हमें मास ऑफ वाटर चाहिए। तो हमने मास ऑफ वाटर कितना यूज़ किया है, तो मास ऑफ वाटर के लिए हम सिंपल एक कैलकुलेशन करेंगे, मास ऑफ वाटर
अगर मास ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करें, M2 हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर भी है, उसके साथ हमारे पास क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर भी है। तो अगर हम M2 से M1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। क्या किया, M2 से M1, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। इसी चीज को अगर फर्दर हम कंसीडर करें 5 स्टेप के अंदर, तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ मेटल पीस, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ मेटल पीस, जो हमने मेटल पीस हमने पुट किया है इसके अंदर, जिसकी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस मेटल पीस। तो हम क्या करें, M3 से अगर हम M2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल पीस मिल जाएगा, जो हमने इसके अंदर पुट किया है, जिसकी हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका यूनिट क्या था हमारे पास, ग्राम में आएगा। और 6 स्टेप जो हमारे पास क्या है, 6 स्टेप के अंदर हमारे पास ये करना है कि फर्स्ट रूम टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि हमें पहले देखना है कि रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, रूम टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। रूम टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो रूम टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है उसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे T1। ये टेम्परेचर आप सेंटीग्रेड में लें या केल्विन लें, वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद रूम टेम्परेचर को फाइंड करने के बाद 7 स्टेप में हमें क्या करना है, 7 स्टेप के अंदर ये देखना है कि टेम्परेचर ऑफ हॉट मेटल पीस, जिस पीस की जो हमें फाइंड करनी है स्पेसिफिक कैपेसिटी, उस मेटल पीस का टेम्परेचर कितना है। तो अब क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ हॉट मेटल पीस, ठीक है, हॉट मेटल पीस का टेम्परेचर करें, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू T2, उस टेम्परेचर को मैंने नाम दिया T2। और 8 स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, इट्स फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जब हमने उसको पुट किया कि पानी के अंदर जो वाटर था उसको हमने हॉट मेटल पीस उसमें पुट किया है, तो मीन हॉट मेटल पीस था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इट लॉस द हीट इनटू द वाटर, वो हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा, किसके अंदर करेगा, वाटर के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, जो इसके कैलोरीमीटर के अंदर जो मिक्सचर बना है ना, इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को नाम दे दिया, यहाँ पर मैं M डाल देता हूँ, मतलब मिक्सचर है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, T3 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो फर्दर आगे हम मूव करते हैं 9 नंबर पॉइंट के ऊपर। हमारे पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर हमें मिल गया। अब हमें क्या है कि वाटर किस पे था, रूम टेम्परेचर के ऊपर था, और फाइनल टेम्परेचर अब इंक्रीज हुआ होगा। अब इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर राइज हुआ होगा वाटर का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मेटल पीस हॉट था, वाटर हमारे पास कोल्ड की तरफ था, उसकी हीट कम थी। जब हीट लॉस करेगा तो कितनी करेगा, तो उसके बाद जो राइज इन टेम्परेचर जो होगा, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर जो हम देते हैं वो क्या देते हैं हमें, किसका, वाटर का राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो उसको हम नाम देते हैं T3। T3 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है, T3 से हम माइनस करते हैं किसको, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कितना था, T1, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, राइज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T बेसिकली नहीं टेम्परेचर है, ये बराबर था T3 माइनस T1, ये हमारे पास क्या है, राइज इन टेम्परेचर है। तो फर्दर आगे मूव करें, हमारे पास 10 स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, 10 स्टेप में हमें करना है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल पीस। तो अब मेटल पीस का जो टेम्परेचर वाटर के अंदर, मेटल पीस को जब हमने एंटर किया तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल हुआ होगा, क्योंकि उसने हीट को लॉस किया वाटर के अंदर, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। पर अब मेटल पीस ने तो अपनी एनर्जी को, हीट को लॉस किया है ना, किसके अंदर लॉस किया है, वाटर के अंदर, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा। तो फॉल इन टेम्परेचर जो है, फॉल इन टेम्परेचर, तो अब फॉल इन टेम्परेचर के लिए क्या कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास टेम्परेचर, इसमें हम क्या करते हैं, जो बेसिकली जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ना T2, उससे हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर को माइनस करेंगे। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास मेटल पीस का क्या था, T3। तो ये याद रखें, बेसिकली राइज इन टेम्परेचर में हमें ये देखते हैं कि फाइनल से हम इनिशियल को माइनस करते हैं, पर फॉल इन टेम्परेचर में एक अपोजिट कंडीशन है, क्योंकि अगर हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर, पर नेगेटिव में वैल्यू हमारा टेम्परेचर जा रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉल इन टेम्परेचर में ऑलवेज हम क्या करते हैं, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ना,
उसको हम फाइनल टेम्परेचर से माइनस करते हैं, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फाइनल टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर यूज की जाती है। उसके बाद क्या है, 11 पॉइंट हमारे पास है कि जो हमने यहाँ पर कॉपर पीस लिया है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर जो है, जो सी कॉपर है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर जो है किसके इक्वल होगी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर वो है हमारे पास कितनी 900 और 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और 12 स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो वाटर हमने फिल किया है, तो वाटर की हमें ऑलरेडी हमें पता है, और इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जो हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जो मैंने पहले भी आपसे प्रॉब्लम डिस्कस किया उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 13 स्टेप हमारे पास क्या है, 13 स्टेप में हमें देखना है कि 13 स्टेप जो है हमारे पास, 13 स्टेप में हमारे पास क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल जो हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअल स्पेसिफिक हीट जो मेटल पीस जो हमें फाइंड करनी है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास किसके बराबर है, वो हमें क्या करना है, दिस इक्वल टू C3। ये हमारे पास क्या कंसीडर की जाएगी, C3। ये एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास C1 था और ये हमारे पास क्या था, C2। तो ये हमें C3 बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फर्दर आगे मूव करते हैं कि यहाँ पर जो कैलोरीमीटर वाली पार्ट है, मैं इसको फिर इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी। कैलोरीमीटर जो वुडन बॉक्स, उसके साथ इंसुलेटिंग मटेरियल था। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास पेपर हो सकता है, हमारे पास स्ट्रॉ भी हो सकते हैं, फोम भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फर्दर इस चीज़ को हम आगे कंसीडर कर रहे हैं कि अब जो हमारे पास है कि मेटल पीस क्या करेगा, हीट लॉस करेगा अकॉर्डिंग टू, अभी हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, क्योंकि हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है ना, हीट एक्सचेंज हो रही है यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हम देखते हैं हीट एक्सचेंज, तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हॉट मेटल जो है ना, हॉट मेटल वो हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। हॉट मेटल क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है। जो मेटल का पीस है, गेन कौन कर रहा है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। हीट गेन कौन कर रहा है, कैलोरीमीटर इसको हीट को गेन कर रहा है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। यहाँ पर कैलोरीमीटर को मैं Cl का नाम देता हूँ प्लस। उसके साथ क्या है, वाटर भी हीट को क्या कर रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे मेटल पीस हॉट था, उसको जैसे ये पानी था, पानी के अंदर उसने मेटल पीस को डाला, मेटल पीस का टेम्परेचर ज़्यादा था और पानी का टेम्परेचर कम था, तो हीट लॉस हुई मेटल पीस से। तो जो लॉस हुई वाटर के पास भी गई, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो मटेरियल था कॉपर का बना हुआ था उसका कंटेनर, तो कैलोरीमीटर भी हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला में लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज मीन लॉ हीट लॉस जो कौन करेगा, हॉट मेटल लॉस करेगा, हीट गेन कौन करेगा, कैलोरीमीटर, प्लस उसके साथ वाटर जो क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हम यूज करते हुए इसका फार्मूला बनाएंगे। हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया था डेल्टा क्यू, अगर एक बॉडी लॉस कर रही है मतलब उसको हमने लिखा था MACA डेल्टा TA। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल पीस है, तो मेटल पीस की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, C3 है। C3 हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारे मेटल पीस का टेम्परेचर जो क्या होगा, हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो किसके बराबर था, यहाँ पर T3 है, और राइज इन टेम्परेचर, ये किसका राइज हो रहा है टेम्परेचर, ये वाटर का राइज हो रहा था, ठीक है। फॉल इन टेम्परेचर किसका होगा, मेटल का होगा। किसका होगा बेटा, मेटल का टेम्परेचर क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था। तो अब मेटल का टेम्परेचर जो फॉल हो रहा था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेटल पीस की जो वैल्यू होगी, ये हमारे पास मास ऑफ मेटल पीस कितना है, ये हमने मास ऑफ मेटल पीस निकाला था M3 - M2,
बेसिकली अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मास ऑफ मेटल पीस, मास ऑफ मेटल पीस, ये मेटल पीस का हो गया, प्लस हमारे पास हीट कैपेसिटी जो इसका C3 है हमें फाइंड करनी है, और उसके साथ क्या है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ पर क्या है मास ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर Cl का नाम देता हूँ, ये बेसिकली मैं अपने तरफ से सैंपल दे रहा हूँ, बुक के अंदर ऐसे सैंपल नहीं दी गई है, ठीक है ना। और ये इसकी जो कैलोरीमीटर की हमने हीट कैपेसिटी कितनी ली है, दैट इज इक्वल टू कॉपर का बना हुआ था, इसकी हमारे पास C1 लिया हमने, ठीक है। और डेल्टा टी जो इसका टेम्परेचर, फर्दर हमारे वाटर है, वाटर के लिए MW यूज करता हूँ मैं, और यहाँ पर इसकी हीट कैपेसिटी क्या है C2 है, और उसका टेम्परेचर क्या है डेल्टा टी। तो इसी चीज़ को हम फर्दर आगे अकॉर्डिंग टू अवर पॉइंट्स हम बनाते हैं। तो हमारे पास MP जो है मास ऑफ मेटल पीस है, ये जो बराबर था दैट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल पीस, ये बराबर है M3 माइनस M2, और यहाँ पर क्या है C3 डेल्टा टी, ये हमारे पास, और डेल्टा टी भी यहाँ पर क्या है चाहे फॉल इन टेम्परेचर है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास दैट इज इक्वल टू ये T2 माइनस T3 होगा, T2 माइनस T3। इसको फर्दर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है MCl, मास ऑफ कैलोरीमीटर। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास M1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे M1 कंसीडर करेंगे, और C1 हमारे पास सेम है। और चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर, अब कैलोरीमीटर का जो भी टेम्परेचर क्या होगा वो भी क्या होगा हमारे पास चेंज होगा। अब कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू, वो हमारे पास इक्वल होगा T3 माइनस फाइनल टेम्परेचर, जिसको कहते हैं हम T3 माइनस T1, प्लस हम कहते हैं मास ऑफ वाटर है, वो मास ऑफ वाटर जो हमारे पास दैट इज इक्वल टू किसके बराबर था, प्लस हमने किया है मास ऑफ वाटर को, इसको मैं नीचे आगे फर्दर लिख रहा हूँ M, मास ऑफ वाटर जो है हमारे पास किसके M2 माइनस M1, ठीक है। और हमारे पास क्या है C2 के बाद क्या है हमारे पास डेल्टा टी। अब चेंज इन टेम्परेचर जो है इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा था, तो हमारे पास क्या है T3 माइनस T1, तो इस फार्मूले को हम फर्दर यूज करेंगे, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, C3 फाइंड करना है। तो C3 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, C3 इज इक्वल टू M1 C1 T3 माइनस T1 प्लस ये फार्मूला हम ऊपर लिखेंगे M2 M माइनस M1 C2 डेल T3 माइनस T1। तो इस फार्मूले को हमने लिखा डिवाइड बाय, ये जो नीचे वाले ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, उस साइड क्या होंगे डिवाइड होंगे, तो M3 माइनस M2, और उसके बाद क्या है T2 माइनस T3। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया किसके लिए, हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल फाइंड करनी है तो इस फार्मूला को हम फर्दर यूज करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करते हुए, जिस एक्सपेरिमेंट को करते हुए हम क्या है स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। भले आपको आपकी कैलोरीमीटर की चाहिए तो कैलोरीमीटर की हम फाइंड कर सकते हैं, या हमें कैलोरीमीटर की चाहिए तो कैलोरीमीटर की फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास वाटर की चाहिए तो वाटर की भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी इसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी चाहिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल, अभी जो हमने फाइंड किया किसकी फाइंड किया, मेटल पीस की हम फाइंड कर रहे थे। तो ये मेथड हम यूज करते हैं बेसिकली टू फाइंड द specific heat capacity of the metal piece by using calorimeter by following this points or procedure जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें फर्दर कोई आपका क्वेश्चन है तो इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे प्रीवियस जो लेक्चर हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी उसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर फर्दर न्यू लेक्चर to subscribe my channel Physics with K. Lal Khatri. Thank you for watching this lecture.